मैंने फॉर्म बनाने के लिए कहा था आप लोगों को, किस किसने बनाया है? बनाया या नहीं बनाया? किसी ने भी नहीं बनाया? यही उम्मीद है आपसे। स्लाइसिस के बारे में सबको आइडिया है? क्या होते हैं स्लाइस? स्टोर के बारे में आइडिया है? रिडक्स स्टोर क्या होता है? क्या होता है रिडक्स स्टोर? डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर के अंदर? स्टोर के अंदर डाटा कहाँ पे सेव होता है? ये आपका स्टोर है, स्टोर यही है ना? इसमें कहाँ डाटा सेव है? स्लाइस क्या होता है? ये वाले स्लाइसिस, स्लाइस बनाना आता है सबको? अच्छा, अगर ये वाला स्लाइस हम यूज़र्स के लिए बना दें तो इसके अंदर डाटा किस टाइप का रखेंगे हम? यूज़र्स का। यूज़र से मुराद ये कि जैसे ये एक एरे है, इस एरे को मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ इसका जो नेम है अब्दुल्ला। ये एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर हमने क्या बनाया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें हमने क्या रख दिया? एक यूज़र की डिटेल, उसका नाम, उसकी एज, उसका रोल नंबर, उसकी ईमेल और उसका एड्रेस। ये सब कॉमन सी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। ये एक ऑब्जेक्ट एक यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को ज़ाहिर करेगा। यहाँ पर ये वाला जो स्लाइस है इसको हमने एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करने के बाद हमने इसको स्टोर में डालना है, ठीक है। स्टोर यानी स्लाइस जब रेडी हो जाता है तो उसके फ़ौरन बाद क्या करते हैं? स्लाइस को स्टोर में ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसको स्टोर में ऐड करने के लिए यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे यूज़र स्लाइस, और उसके बाद हमें इसको यूज़र के नाम से हमने ऐड कर दिया। अब मुझे अगर ये वाला डाटा किसी पेज पे प्रिंट करवाना है तो उसका क्या सिनेरियो हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास app.js में एरर आ रहा है।
अच्छा, जो हमारा डाटा अभी पड़ा हुआ है ना, एक स्लाइस के अंदर पड़ा हुआ है, स्लाइस को हमने डाल दिया स्टोर के अंदर। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो स्टोर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, इसको यानी ये यूज़र का जो एरे है, इसके अंदर जो डाटा है, इसको कहीं ना कहीं प्रिंट करवाया जाए। तो प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं पेजेस के नाम से, और इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं। यूज़र लिस्ट के यूज़र्स के नाम से, ठीक है। ये भी फ़ोल्डर बन गया। अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़र्स का एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को हमने राउटिंग के थ्रू एक्सेस करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं हम जब भी इस पेज को या इस यूज़र्स के राउट को हम एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें ये वाला पेज नज़र आएगा। राउटिंग करनी सबको आती है ना? रिएक्ट राउटर किस किस ने पढ़ा हुआ है? रिएक्ट राउटर पढ़ा है सबने? ब्राउज़र राउटर और वो राउटिंग तो कंसेप्ट याद है सब लोगों को? अच्छा, वो वाला कंसेप्ट आप लोगों ने यूज़ करके इसको यहाँ पे एज अ राउटर बनाना है। राउटर बनाने के लिए हमें रिएक्ट राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट नया है तो हमारे पास इंस्टॉल नहीं होगा वो। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, डॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ठीक है। रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट हमने इसको ब्राउज़र राउटर के थ्रू इसकी राउटिंग की फ़ाइल बनानी है। इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अब उसके बाद वो कहता है कि ये वाला जो ब्राउज़र राउटर है ये इस तरह कॉल करो और इसको इस तरह यूज़ करो, ठीक है। अब ये जो ब्राउज़र राउटर है, मैं यहाँ पे आने के बाद ये जो app.js हमने बनाया हुआ है, हमने app.js के अंदर ये वाला काम किया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो बटन है, ये सारा काम जो है इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ये आपने अपना कोड किसी और कंपोनेंट में शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। ये ऐप का कंपोनेंट है हमारा। इस कंपोनेंट में मैं आके सबसे पहले राउटिंग करूँगा। अगर हम इंडेक्स में जाएं तो आपने इंडेक्स में देखा होगा कि वो ये वाला काम करने को बोल रहा है आपको, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ऐप के अंदर आके app.js में आने के बाद वो जो राउटिंग वाला काम वो बोल रहा है, हमने ये वाला काम इस फाइल में करना है app.js में। मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। आपके पास ब्राउज़र राउटर आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। ब्राउज़र राउटर आपने कॉल कर लेना है, ब्राउज़र राउटर को यहाँ पे। अब इसके अंदर आपने क्या करनी है, राउटिंग करनी है। समझ आ गई बात की? राउटिंग करने के लिए इस पेज पे चले जाते हैं और वो हमें कहता है कि आपको एक्स्ट्रा ये दो चीज़ें भी चाहिए, तो वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। राउट्स और राउट, ये वाला हमारा राउट्स वाला टैग होगा। हम इसी को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ नीचे उसको बता देते हैं। तो यहाँ पे राउट्स भी बन जाएंगे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सबसे पहले एक राउट बनाना है। राउट बनाने के लिए मुझे
यहाँ पे होम पेज चाहिए और होम पेज के लिए मुझे यहाँ पे एक कंपोनेंट कॉल करना है होम के नाम से। जब भी ये वाला राउट होगा तो इस एलिमेंट को यानी इस कंपोनेंट को तुमने चलाना है। तो मैं पेजेस में जाके एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ home.jsx के नाम से, हम कंपोनेंट बना लेते हैं कि ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब मैं ऐप में वापस आता हूँ और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा एक राउट डिफ़ाइन हो गया, यानी जब भी मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा मैं यहाँ पर उस पाथ को फॉलो करूँगा। पाथ क्या है? /। ठीक है, यानी कि मैंने अपनी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे मैंने क्या डालना है? /। जब मैं // लिखूँगा और एंटर करूँगा तो मुझे क्या दिखाएगा? दिस इज़ होम पेज, यानी मेरा वो कंपोनेंट जो मैंने इस पाथ के ऊपर शो करवाना था। ठीक है, अब अगर मैंने एक नया पेज बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? नया राउट बनाएंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस राउट को जो फॉलो करेगा उसके ऊपर नया कंपोनेंट चला दो। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ यूज़र्स, और यहाँ पर मैं वो यूज़र्स के नाम से जो पेज बनाया है उसको हम यहाँ पे चला देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये यूज़र्स जो है इसके ऊपर जाऊँगा तो मुझे वो उस पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज़ यूज़र लिस्ट पेज, जो हमने पेजेस के अंदर, अब दो पेजेस के अंदर मेरे पास कितने पेज हैं? 2 पेज हैं, एक होम पेज है, एक यूज़र का पेज है। मैं कहता हूँ जब // हो तो फिर तुमने होम पेज चला देना है, अगर यूज़र्स हो तो तुमने क्या चला देना है? यूज़र्स चला देना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करता हूँ। उस पेज का नाम हम लिखते हैं form.jsx। ठीक है, ये हमारे लिए फॉर्म पेज होगा। तो इसका राउट भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसका राउट डिफ़ाइन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? app.js में, और app.js में जाके अब इसका राउट बनाएंगे तो इसका राउट क्या होगा हमारे पास? ये वाला जो राउट है ये खुद आपने नाम चूज़ करना है। तो हम इसको लिख देते हैं फॉर्म, और यहाँ पे जो कंपोनेंट बनाया है, जो पेज बनाया है, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं फॉर्म पे जाता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है? दिस इज़ फॉर्म पेज। तो अगर आपके पास राउटिंग मौजूद हो तो आपको एक हेडर बना लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाता हूँ, कंपोनेंट्स में जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं header.jsx के नाम से। हेडर बन गया। अब इस हेडर में हम हेडर उठा लेते हैं यहाँ से, मैं इसी को उठा लेता हूँ। ठीक है, जो पहले वाला है कोड है, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे हेडर को कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ ये जो हेडर है ये हमने तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर चलाना है। तो हम राउटिंग कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे। तो मैं अगर इस फाइल पे आके यहाँ पे हेडर को कॉल कर दूँ, सबसे ऊपर जो है वो हेडर चलता रहेगा और उसके नीचे जो हैं वो बाकी सारे पेजेस आएंगे। अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं तो हमें अब सबसे ऊपर क्या नज़र आ रहा है? हेडर नज़र आ रहा है। किसी भी पेज पे चले जाएंगे सबसे ऊपर हमें हेडर नज़र आएगा, उसके नीचे हमें पेजेस नज़र आएंगे। ठीक है, अब ये जो होम पेज है, हम आ जाते हैं हेडर के अंदर और ये लिखा हुआ है होम पेज। तो हम इस लिंक को कर लेते हैं अपडेट।
ठीक है, ये जो ए है हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, नैव लिंक्स में। वो भी यहाँ से ले लेते हैं। नेविगेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सबसे ऊपर क्या मिलेगा, नैव लिंक। इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, हेडर के अंदर। ठीक है, जिस फाइल में हमने ये काम करना है सबसे ऊपर मैंने ये इंपोर्ट कर दिया। अब जहाँ पे मेरे पास होम है मैंने यहाँ पे इस ए को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, नैव लिंक्स के साथ। तो अब ये जो नैव लिंक है इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब इसका जो एंडिंग है वो भी हमें करना पड़ेगा। तो ये जो ए है इसको उठा के हम इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नैव लिंक बन गया। इसको मैंने नैव लिंक को बता दिया, जो 2 है 2 के अंदर मैंने उसको फॉरवर्ड स्लैश बता दिया। ये फॉरवर्ड स्लैश वो मैच करेगा आपके राउट में इस राउट के साथ। अगर ये मैच हो गई तो उस पर वो होम पेज को चला देगा। ठीक है, अब हेडर के अंदर मुझे दूसरे नंबर पे एक और चीज़ भी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने कौन सा पेज बनाया है, यूज़र्स का पेज बनाया है। तो टीम को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूज़र्स डाटा वाले पेज पे। और यहाँ पे जो ए है उसको कन्वर्ट कर देंगे इस चीज़ में। और ये जो है एंडिंग वो भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब जो इसका 2 है उसको कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, जो यहाँ पे राउट है यूज़र्स। ठीक है, तो इसको कॉपी और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और पेज है, तो इसको हम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म या फिर इसका कोई भी नाम, क्रिएट यूज़र, जो भी आपको सही लगता है वो नाम रख लें इसका। इसको नैव लिंक लगा के हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, और इसका जो एंडिंग है वो कॉपी कर लेते हैं। सही हो गया। अब हम आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब हम होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, होम पेज। मैं यूज़र डाटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यूज़र लिस्ट पेज। और फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो क्या लिखा आएगा, इसका 2 नहीं बनाया, इसका 2 बना लेते हैं। क्या था इसका 2, फॉर्म था। हाँ, तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्म पेज पे। ठीक है, तो जब हम फॉर्म पेज पे आएंगे तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे एक फॉर्म दिखाना है। तो हम फॉर्म पे आ जाते हैं यहाँ पर, और हम इसका जो कोड है ये कॉपी कर लेते हैं। फॉर्म पेज पे आने के बाद मैं ये रिमूव कर देता हूँ और ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, इधर से फॉर्म फिल करना है ना। ये जो यूज़र डाटा है इस पे हमने क्या दिखाना है, यहाँ से जो यूज़र क्रिएट करेंगे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड जनरेट किया है वो शो करवाएंगे। वो हम टेबल में प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस यूज़र डाटा वाले पेज पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, टेबल। तो यहाँ पे टेबल्स में आ जाते हैं और यहाँ से कोई अच्छा सा टेबल चूज़ कर लेते हैं। यही वाला ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी और ये कर देते हैं पेस्ट। कहाँ पे करना है ये पेस्ट, यूज़र्स वाले पेज पे। तो यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेबल। ठीक है, समझ आ गई बात की। ये होम पेज, यूज़र डाटा, फॉर्म पेज। सही है। अब ये जो यूज़र डाटा है इसमें हमने क्या शो करवाना है, एक नेम है, एक ईमेल है, एक रोल। यहाँ पे रोल एडमिन है तो हम इसको कर लेते हैं
स्टोर में क्या क्या पड़ा हुआ है? नेम है, एज है, रोल नंबर है। ठीक है, इस रोल को हम कन्वर्ट कर देंगे रोल नंबर में। फिर हमारे पास है एज और एड्रेस। अच्छा, अब हमने इस रोल को कन्वर्ट करना है तो हम आ जाते हैं यूज़र्स में और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रोल। तो मैं इसको कर देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या दिखाना है उसको? एज। और उसके बाद हमने क्या दिखाना है उसे? एड्रेस दिखाना है। यहाँ पे नेम, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे एज और यहाँ पे एड्रेस आएगा। सही है। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पर जो डाटा है ना, ये सबसे पहले देखें टेबल के ऊपर क्या आ रहा है। टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले टेबल, उसके अंदर है टेबल का हेड। टेबल का हेड जो है वो ऑलवेज़ क्या रहता है? सेम रहता है, यानी इसने कभी भी चेंज नहीं होना। मुराद ये कि आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होती। नेम हमेशा नेम रहेगा, ईमेल हमेशा ईमेल रहेगी। यहाँ पर डाटा चेंज होता हुआ नज़र आएगा, कभी किसी का डाटा कभी किसी का डाटा। तो ये जो टी एच है, टी हेडर, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, इसमें जो भी है वो स्टैटिक कंटेंट होगा। अब टी बॉडी के अंदर हमने जो टी आर है, ये टी आर है आपकी, ये टी आर पहली रो। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको बंद करें तो ये है आपकी टी आर पहली रो, फिर उसके बाद आपकी टी आर ये सेकंड रो, फिर उसके बाद ये टी आर थर्ड रो, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 टी आर लगे हुए हैं इस टेबल के अंदर। ठीक है, ये डाटा हमने प्रिंट नहीं करवाना, हमने क्या करना है वो डाटा प्रिंट करवाना है जो टेबल में यानी कि स्टोर में हमारे पास पड़ा हुआ है, वही करवाना है ना हमने, जो हमारा अपना डाटा है। हम यहाँ से ये जो टी आर हैं इसके अपने उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने टी आर्स रह गए? एक रह गया। सही है, अब हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? यूज़र स्लाइस के अंदर इनिशियल स्टेट में एक एरे है और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। ये एरे या फिर ये इनिशियल स्टेट आपने अगर अपने इस यूज़र्स वाले फॉर्म के ऊपर यानी इस टेबल के अंदर प्रिंट करवाने के लिए डाटा चाहिए, तो डाटा लेने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे? स्टोर से डाटा कैसे लेते हैं? यूज सिलेक्टर से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। इसमें क्या होता है? एक एरो फंक्शन जिसमें बताया जाता है कि इसमें क्या है? स्टोर। ये आपको कहाँ लेके जाएगा? स्टोर में। जब आप स्टोर में आ जाओगे तो स्टोर के अंदर आपके पास दो चीज़ें पड़ी हैं, एक काउंटर और एक यूज़र। आपने डाटा किस में से उठाना है ये अब आपकी चॉइस है। हमने उठाना है यूज़र स्लाइस में से, तो किस में सेव है वो? यूज़र में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टोर डॉट यूज़र। वो हमें कहाँ पे लेके जाएगा? इस यूज़र स्लाइस में लेके जाएगा, और इस यूज़र स्लाइस का जो उसके पास यहाँ पे जो डाटा है उसके अंदर वो मुझे इस इनिशियल स्टेट तक ले आया है। ठीक है, बात समझ आ गई है? जब मैंने उसको इस यूज़र को टारगेट किया है स्टोर डॉट यूज़र, तो उसने मुझे कहाँ पे लेके आना है? इस यूज़र स्लाइस के अंदर। तो वो इसके अंदर आके मुझे इस इनिशियल स्टेट तक ले आता है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसका मतलब इस डाटा के अंदर ये वाली जो एरे है आ गई है। समझ आ गई बात की? अब डाटा के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? एक एरे। अब इस एरे का डाटा जो है वो हमने क्या करना है? प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास अब यहाँ पे ये जो डाटा पड़ा हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक डाटा है, एक यूज़र का डाटा है। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब वो दूसरे यूज़र का डाटा होगा। तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया तो तीसरे यूज़र का डाटा होगा। तो इस तरह मेरे पास एक एक ऑब्जेक्ट आएगा और हर दफ़ा नया यूज़र नया डाटा आएगा।
ये वाला डाटा हमने जब प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर टेबल के अंदर हमारे पास टी बॉडी में एक टी आर लगी हुई है। ये एक टी आर क्या है, एक रो है। अब अगर नया डाटा आएगा तो नई टी आर बनानी पड़ेगी हमें, ऐसा ही है ना। अब अगर फिर नया डाटा आ गया थर्ड, तो फिर तीसरी टी आर लगानी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने आपको टेबल दिखाया तो यहाँ पे 7 टी आर लगे हुए थे, 7 रोज बनी हुई थी, यानी 7 यूजर्स का डाटा था। वो टी आर उसने खुद प्रिंट की हुई थी स्टैटिकली, यहाँ पे नज़र आ रही थी हमें। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा काम करने के लिए हम इस तरह जो बार बार टी आर है उसको हम प्रिंट नहीं करवाते, हम उसके ऊपर लूप चलाते हैं। हम उसको लूप के थ्रू प्रिंट करवाते हैं कि अगर पीछे से डाटा नया ऐड हो तो उसके ऊपर लूप चल जाए, देन नई टी आर प्रिंट हो जाए। अभी यहाँ पे एक टी आर प्रिंट हो रही है ना। अब अगर पीछे से नया डाटा ऐड कर दूँ मैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाऊँ और इसी ऑब्जेक्ट को मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर मैं दोबारा कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर दूँ, तो अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो कितना डाटा आ गया, 2 यूजर्स का। इसी तरह तीसरे का आएगा, चौथे का आएगा। अब वो जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा तो मुझे यहाँ पर टी आर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बार बार खुद से आकर टी आर लिखना पड़ेगा, फिर उसका डाटा लिखना पड़ेगा। ये काम हमने डायनेमिक सोर्सेज से करना होता है, मैप मेथड लगा के करना होता है, सही है ना। अब यहाँ पर यूज़र स्लाइस के अंदर हमारे पास इसको एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो टी आर है ये टेबल की रो को प्रिंट करेगा। तो मैं कहता हूँ ये जो एक टी आर है ना, इसी एक टी आर को मैं बोलूँगा कि तुमने बार बार प्रिंट होना है, ठीक है। लेकिन जब तुमने प्रिंट होना है तो तुम्हारे अंदर डाटा जो है वो नया यूज़र लेके आएगा। अब ये काम करने के लिए हमने इधर बॉडी के अंदर आके जिस चीज़ के ऊपर हमने ये काम करना है वो है हमारे पास डाटा। इसके ऊपर हमने लगा देना है मैप मेथड। मैप मेथड याद है सबको। अब ये मैप मेथड, इसके अंदर एक एरो फंक्शन मिलता है आपको, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पहले नंबर पे आइटम या फिर वो एक्चुअल में वैल्यू, और दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलता है, इंडेक्स, तीसरे नंबर पे कंप्लीट एरे। अच्छा, ये जो आइटम है इसका क्या मतलब है, डाटा यानी एक एरे। एरे के ऊपर जब मैप मेथड लूप चलाएगा तो इस आइटम में, इस एरे के अंदर पड़ा हुआ जो पहला 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो सारा उसे मिल जाएगा एज अ वैल्यू। यानी अब इस डाटा को क्या मिलेगा, इस आइटम के अंदर क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो उस ऑब्जेक्ट को खोलेंगे तो उसमें क्या पड़ा होगा, नेम, एज, ईमेल एड्रेस, सारा कुछ पड़ा होगा। मैं कहता हूँ कि तुमने बार बार क्या करना है, रिटर्न करना है एक चीज़ को, और वो है आप हमारे पास एक टी आर, ये वाली, ठीक है। अच्छा, मैंने उसे बोला कि तुमने जब चलना है ना तो तुमने क्या करना है, मैप मेथड लगा दिया बॉडी के अंदर आके, और उस मैप मेथड को बताया कि तुमने चलना है डाटा के ऊपर। तो डाटा में हमें क्या मिलेगी, एक एरे मिलेगी। एरे के अंदर यहाँ पर मुझे हर दफ़ा एक आइटम, यानी हर एरे के अंदर पड़ा हुआ जिस इंडेक्स पे अभी आया हूँ उसकी प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। अभी जो मैंने एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई कंप्लीट एक वैल्यू है, ठीक है, ऐसा ही है ना। इसी तरह के जितने भी मैं इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाता जाऊंगा, अगर दूसरा बनाता जाऊंगा तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट डिटेल है, कंप्लीट डाटा है। अब जब आप लूप चलाओगे ना तो मैप मेथड क्या करता है, खुद से लूप चलाता है। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो ये जो आइटम है, इस आइटम के अंदर उसको इस एरे का जो पहले 0 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ चीज़ पूरी डिटेल है वो मिलेगी। तो 0 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, पूरा एक ऑब्जेक्ट, तो उसको इस आइटम के अंदर सारे का सारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सही समझ आ गई बात की। तो वो हर दफ़ा जब लूप चलाएगा तो उसको पहला इंडेक्स, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा इंडेक्स, दूसरा ऑब्जेक्ट, इसी तरह जिस जिस इंडेक्स पे वो जाता जाएगा उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू मिलेगी उसे। तो अब हम उसे कहते हैं कि जब तुमने लूप चलानी है ना, जितना डाटा पीछे पड़ा हुआ है एरे के अंदर उतनी दफ़ा तुमने लूप चलानी है। अभी इस एरे को देखें तो इसमें कितने इंडेक्सेस हैं, एक इंडेक्स है जो कि 0 नंबर पे पड़ा हुआ है, एक ही है ना, उसकी लेंथ एक है।
अब ये जो मैप मेथड है ये लूप चलाएगा एक दफ़ा और उसमें एक ही दफ़ा उसने ये क्या करना है, ये टी आर प्रिंट करवा देनी है। यहाँ पर वो लूप चली, उसने उस लूप को एक दफ़ा प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इस एरे के अंदर जाके इसको हम कॉपी पेस्ट करें, अब इसमें कितना डाटा हो गया, 2। एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर ये, अब 2 डाटा पड़ा हुआ है, 2 यूज़र्स का डिटेल पड़ी हुई इसके अंदर, एरे के अंदर, ठीक है। 0 नंबर इंडेक्स के ऊपर एक यूज़र की डिटेल है, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर एक यूज़र की डिटेल है, लेकिन टोटल इसमें अगर डाटा देखा जाए तो कितना है, 2। तो मैप कितनी दफ़ा चलेगी फिर, 2 दफ़ा। तो जब पहली दफ़ा मैप चला तो उसने ये टी आर प्रिंट कर दिया, मतलब एक रो प्रिंट हुई। वो दोबारा एरे के पास गया और देखा कि इंडेक्स नंबर 2 भी आ चुका है, यानी इंडेक्स नंबर 1 भी आ चुका है, लेंथ 2 हो गई है, तो उसने फिर लूप चलाई। जब उसने अगेन लूप चलाई तो उसने लूप चलाने के बाद क्या करना था, एक एरे प्रिंट एक टी आर प्रिंट करवानी थी, तो उसने दूसरी टी आर भी प्रिंट करवा दी। सबसे पहले एक प्रिंट हुई, फिर 2 प्रिंट हो गई। तो अब हम चल के देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। जैसे जैसे पीछे से डाटा बढ़ता जाएगा ये अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डायनामिकली मेरी रोज़ को भी बढ़ाता जाएगा। अब मैं वहाँ पे डाटा ऐड करने के बाद इस पेज पे आके दोबारा टी आर नहीं बढ़ाऊँगा, मैंने टी आर को उस वेज में लिख दिया है कि पीछे से मैं डाटा बढ़ाता जाऊँ, तुम इन टी आर्स को ऑटोमेटिकली बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो अब हमने ये जो डाटा है, ये डाटा लिखा हुआ है कांस्टेंट, यानी वहाँ पे हार्ड कोडेड। हमने ये वाला डाटा जो है ये प्रिंट नहीं करवाना, हमने कौन सा डाटा प्रिंट करवाना है, जो पीछे उस ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है यहाँ पे आइटम के अंदर। अब इस आइटम को अगर मैं खोलूँ तो इसमें मुझे क्या मिलता है, नेम, एज, रोल नंबर, ईमेल और एड्रेस। यहाँ पर सबसे पहले हमने नेम में क्या प्रिंट करवाना है, नेम। तो हम यहाँ पर ये जो नाम है इसको रिमूव करके करली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट नेम, तो आ गया नेम। दोनों में सेम ने तो इसलिए दोनों में सेम आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ईमेल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइटम डॉट ईमेल, तो इसमें ईमेल आ जाएगी। रोल नंबर, जहाँ पे एडमिन है यहाँ पे हमें पता है हमने इसको रोल से रोल नंबर कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एज, आइटम डॉट, और लास्ट पे हमारे पास क्या है, एड्रेस। एड्रेस में हमारे पास यहाँ पे एड्रेस वाले को हम कर लेते हैं इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और इसमें हम कर देते हैं एक्शंस। एड्रेस वाले में अब हमने क्या करना है, एड्रेस ऐड करना है, तो एड्रेस ऐड करने के लिए हम एक टीडी यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हमें एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो एड्रेस के स्पेलिंग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो एज को हम कर देंगे एड्रेस, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूज़र्स का डाटा पड़ा हुआ है, वो हमने प्रिंट करवा दिया। अब हमने जब भी फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम यूज़र से डिटेल लेंगे, यूज़र की डिटेल सबमिट होने पे हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। समझ आई ये बात की? फॉर्म वैल्यू लेनी आती है ना इनपुट फील्ड में से सबको, ये पढ़ लिया ना हमने। हमारे पास फॉर्म को देखें तो अगर हम इस फॉर्म पेज पे आएँ तो यहाँ पे हमने उसको बताना है कि आपने एंटर नेम, ईमेल, एज और एड्रेस। तो कितनी फील्ड्स चाहिए, 4-5 फील्ड्स चाहिए।
यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो इनपुट फील्ड है हम इसको बोलते हैं, इसकी इनपुट टाइप जो है वो कर दो टेक्स्ट, इसको बोल दो एंटर नेम। ठीक है, ये एक इनपुट फील्ड हो गई। उसके बाद हमें चाहिए ईमेल, इसको करते हैं कॉपी और इसको बोल देते हैं इनपुट टाइप ईमेल एंटर ईमेल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, रोल नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए। इसको फिर कर लेते हैं कॉपी अच्छा, इसकी टाइप क्या होगी, नंबर एंटर एज, और इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे भी इनपुट टाइप नंबर और एंटर, रोल नंबर कर लेते हैं, और लास्ट पे हमारे पास क्या क्या है, नेम है, ईमेल है, एज है, रोल नंबर है, और लास्ट पे क्या है, एड्रेस है। तो इसको हम कर लेते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और एंटर एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर नेम, ईमेल, एज, रोल नंबर और एड्रेस। फॉर्म से वैल्यू लेना सबको आती है। सबसे पहली जो इनपुट फील्ड है इसमें से कैसे वैल्यू लेंगे, इनपुट फील्ड से वैल्यू लेते कैसे हैं, क्या करेंगे, कहाँ फंक्शन बनाएंगे, आप लोगों ने काम करवाना है आज। ये जो इनपुट फील्ड है इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है एंटर नेम, मैंने इसमें जब कुछ लिखना है वो वैल्यू मैंने लेनी है, उसका क्या प्रोसेस होगा, ऑन चेंज कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे इनपुट टाइप के ऊपर, इस इनपुट के ऊपर हम लगाएंगे एक इवेंट, वो इवेंट हमारे पास है ऑन चेंज, तो यहाँ पे लगा देते हैं ऑन चेंज। अब हमने करना ये है कि जब ये ऑन चेंज चले तो एक फंक्शन चले, वो फंक्शन क्या करे, इसमें से वैल्यू निकाले और हमें दे। अच्छा, ये काम करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े हुए हैं, एक तो हम जितनी इनपुट फील्ड्स हैं उतनी स्टेट बना लें, या फिर हम एक ही स्टेट बना लें और बाकियों को उसमें। तो ऐसा करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं, इसको कर देते हैं यूज़र डाटा, सेट यूज़र डाटा, यूज स्टेट, और ये होगी एक एरे। एरे होगी या ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम, फिर क्या चाहिए, ईमेल, फिर क्या चाहिए, एज, और चाहिए एड्रेस। ठीक है, इस नेम को कर लेते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, नेम, एज चाहिए, रोल नंबर चाहिए और एड्रेस, ये वाली चीज़ें चाहिए हमें इसमें से। अब अगर मुझे इस इनपुट फील्ड में से नेम चाहिए तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको कर क्या करेंगे, यूज़र नेम, वही नेम जो हमारा इस ऑब्जेक्ट में पड़ा है, इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने चलाना है ऑन चेंज, और ऑन चेंज के ऊपर हम चला देते हैं इनपुट चेंज हैंडलर। ठीक है, ये एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट ये फंक्शन चलेगा, ठीक हो गया।
अब सेकंड हमें क्या लेनी है, ईमेल लेनी है। तो इसमें से ईमेल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऑन चेंज चला दिया। इसमें कौन सा फंक्शन लिखेंगे, सेम यही वाला होगा, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर स्टेट एक है तो फंक्शन भी एक ही होगा, तो इसको भी फिर नाम देना पड़ेगा। नेम क्या होगा, ईमेल, ठीक है। उसके बाद ये जो इनपुट है इसको एज चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज, फंक्शन वही चलेगा। और इसको नेम क्या दे देंगे, ठीक है, वही स्पेलिंग जो नीचे हमने दिए हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, रोल नंबर, इसके ऊपर भी ऑन चेंज चलेगा। और इसमें से हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, ठीक है। लास्ट पे हमें क्या चाहिए, एड्रेस, तो इसके ऊपर भी ऑन चेंज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इसका नेम क्या होगा, एड्रेस। समझ आ गई बात की। इनको वेरिएबल्स बना देते हैं। इनिशियली हम इनको क्या कर देते हैं, एम्प्टी डाटा पास कर देते हैं। ठीक है, ये सबको हमने खाली छोड़ दिया ताकि हम इनमें से जो है वो डाटा लेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो सबसे लास्ट पे हमारे पास, इसको खाली छोड़ देते हैं। हमारे पास अब क्या है, बटन। जब ये बटन को हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्या चलेगा, ऑन क्लिक। अगर मैं इसको ऑन सबमिट वाले से करूँ तो हो जाएगा। ऑन सबमिट वाले का क्या कंसेप्ट है भला, बटन दो तरह के होते हैं ना। अगर ये बटन के टैग से नहीं बनेगा, अगर इनपुट टाइप से बनेगा, तो हम फॉर्म को जाके बता सकते हैं कि ऑन सबमिट वाला फंक्शन चलाओ। और अगर ये सिंपल बटन के टैग से बन गया तो अब ये कैसे चलेगा, ये ऑन क्लिक से चलेगा, ठीक है। तो हम इसकी जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं। हम इसको करते हैं इनपुट और इसकी टाइप कर देते हैं सबमिट। सही है। अब बटन जो है वो क्लोजिंग टैग नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे आ जाएगा /। ठीक है, सबमिट डाटा। यहाँ पे हमारे पास पूरा फॉर्म है, नेम, ईमेल, एज, रोल नंबर, एड्रेस, और सबमिट करने पे हमने डाटा सबमिट करना है। अच्छा, ऑन चेंज का जो काम है वो है हमारे पास इनपुट चेंज हैंडलर। यहाँ जब कॉल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास इवेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट यूज़र डाटा को हमने कहना है कि जो तुमने अपडेट करना है वो है एक ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कॉपी चाहिए। इसमें कॉपी लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये क्या होगा, जब भी हम इनपुट फील्ड के ऊपर कुछ
लिखेंगे तो जो हम इस इनपुट फील्ड में लिखेंगे वो इसकी एक्चुअल वैल्यू में जाके इस ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डाटा को सबमिट करने के लिए, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर। ये वाला फंक्शन कब चलाएंगे? जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे जो हमें सबसे नीचे मिल रहा है, इनपुट टाइप सबमिट, तो हमने इस फॉर्म को कहना है कि तुमने अपना सबमिट वाला जो फंक्शन है वो चलाना है, वो है ऑन सबमिट। तो इसमें हम चला देंगे सबमिट हैंडलर। ठीक है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। जब ये चलेगा तो हम इसको बोल देते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाना है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है हमने। अच्छा, अब हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर हमें कंसोल डॉट लॉग करवा दो यूज़र डाटा। ठीक है, अब हम इस पेज को करते हैं इंस्पेक्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं अहमद जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हैंडलर चलेगा। उसमें हमें क्या मिल गया? यूज़र डाटा मिल गया, और यूज़र डाटा में हमें सारी डिटेल जो अभी हमने फॉर्म फिल किया वो मिल गई है। ऐसा ही है ना? अब ये वाला डाटा जो है वो हमने क्या करना है? सेंड करना है, यानी देना है किसको? स्टोर में जाके उस स्लाइस के अंदर वो जो एरे है उसमें जाके फेंकना है इसको। ऐसे ही है ना? फॉर्म फिल किया, डाटा बन गया, अब ये डाटा हमने कहाँ पे फेंकना है? स्टोर में फेंकना है। स्टोर में फेंकने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर स्टोर में आएंगे और यहाँ पे स्लाइस के अंदर यूज़र स्लाइस है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक एक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड यूज़र। ये क्या होगा? एक एरो फंक्शन। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेट और दूसरा एक्शन। यूज़र डाटा को क्या करेंगे? हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे ऐड यूज़र को। अब ये जो एक्शन है मुझे इसको डिस्पैच करवाना है वहाँ से और डाटा भेज देना है उसको। मैं कहता हूँ जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँ, सारा फॉर्म जब फिलअप हो जाए तो मुझे क्या करना है? डिस्पैच। तो डिस्पैच करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, यूज़ डिस्पैच। इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। डिस्पैच का वेरिएबल मैंने बना लिया, उसमें इसको सेव करवा लिया। अब डिस्पैच करने के लिए क्या करेंगे? इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे एज अ फंक्शन, ये कॉल कर दिया। इसमें हमने डिस्पैच क्या करवाना है? वो एक्शन जिसको हमने डाटा भेजना है। एक्शन मैंने किस नाम से बनाया? ऐड यूज़र। तो हम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने ये जो ऐड यूज़र है ये एक एक्शन बनाया है, इसको आपने डाटा भेजना है। उसने ऊपर इसको इंपोर्ट भी कर दिया है। ठीक है, अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, डिस्पैच होगा एक एक्शन ऐड यूज़र वाला, और उसके पास हमने क्या भेज देना है? वो डाटा जो अभी हमने फिल किया है। तो डाटा फिल करने के बाद यहाँ पे इसमें ऐड हो रहा है, तो ये यूज़र डाटा हमने उठा के इस एक्शन को दे देना है। अब ये डाटा हमारा यहाँ से फ्लो करता हुआ कहाँ जाएगा?
स्लाइस में जाएगा। तो स्लाइस में हमें एक्शन मिलेगा, तो एक्शन में जब हम जाएंगे, एक्शन में दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। हम इसको करते हैं कॉल और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख लेते हैं डाटा मिल गया। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्शन। ठीक है, ये जो एक्शन है इसको हम चला के देखते हैं और जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट आएगी इस एक्शन के पास। अगर ये एक्शन चला तो हमारा ये वाला कंसोल चलेगा और हमें वो डाटा एक्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम दोबारा इसका फ्लो चेक करते हैं। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सबमिट। तो हमें एक तो यूज़र डाटा चला जो हमने सबमिट के अंदर कंसोल लगाया है, और दूसरा कंसोल हमें कहाँ से चल रहा है, डाटा मिल गया वाला एक्शन के अंदर। यानी कि हमारा कंपोनेंट जो है वो एक्शन को डाटा सक्सेसफुली दे रहा है और उस डाटा के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है वो हमने देखना है। ठीक है, वो कह रहा है आपने जो टाइप यूज़ किया है वो है यूज़र, यानी आपका जो एक्शन है उसका नाम है यूज़र, और उसके अंदर जो एक्चुअल में एक्शन है वो क्या है, ऐड यूज़र। यूज़र के नाम से स्लाइस बना हुआ है ना हमारा, वो कह रहा है आपका स्लाइस जो है वो यूज़र है और उसमें ऐड यूज़र के नाम से ये एक्शन है जो ये काम कर रहा है। उसमें आपको मिलेगा क्या, वो कहता है पे लोड के अंदर जो डाटा है ना वो आपका एक्चुअल में डाटा है। तो एक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक पे लोड। तो वो डाटा कहाँ पे मिल गया मुझे, फिर एक्शन डॉट पे लोड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्शन डॉट पे लोड है इसमें जो भी डाटा मैं पीछे से भेजता हूँ वो मुझे एक्चुअल में यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही है ना। तो इसको जब सबमिट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डाटा मिल गया, हमें एक्चुअल में अब क्या मिला, डाटा मिल गया। ठीक है, अब ये वाला डाटा जो है मुझे पता है मेरे पास आ गया इस एक्शन में। तो एक्शन के अंदर आने के बाद ये वाला डाटा अब हमने इस इनिशियल स्टेट के अंदर हमने भेजना है। समझ आ गई बात की। इस इनिशियल स्टेट को हम किससे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते होते हैं, इस स्टेट के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये जो स्टेट है इसको अंदर स्टेट डॉट पुश करो, और वो इसके अंदर क्या पुश करो, एक्शन डॉट पे लोड में पीछे से जो डाटा आया ना वो सारे का सारा इसमें पुश कर दो। तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट मैंने इस एरे में पुश कर दिया। ठीक है, एरे का मेथड है ना, पुश मेथड, पॉप मेथड, वो सारे जो हमने पढ़े थे। अब डाटा जो है वो उस स्टेट को दे दिया गया है। तो जब ये वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद ये वाली स्टेट जो है इनिशियल स्टेट, इसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अब हमने वहाँ पर इसको प्रिंट ऑलरेडी करवाया हुआ है। जब इसकी एक फील्ड अपडेट हो जाएगी तो वो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगी, अपडेटेड मिलेगी। समझ आ रही है बात की। तो अब हम इसको नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूज़र डाटा प्रिंट हो रहा है। फॉर्म पे आने के बाद हम यहाँ पे डाटा ऐड करते हैं। सबमिट किया और हम जाते हैं यूज़र डाटा पे। तो हमारे पास यहाँ पे नाम नहीं शो हुआ, कि नाम सेंड ही नहीं हुआ। नाम लिखा नहीं गया था इसमें। हमने अहमद और दोबारा रिज़ल्ट भेजते हैं, यहाँ से कोई अली भेज देते हैं।
नाम आएगा भी नहीं ना यार, क्या करते हो आप लोग। यहाँ पे नेम है। नेम और नेम। हाँ, तो वहाँ पे यूज़र नेम था। ऐसा करो, इसको भी नेम कर दो। वो फिर हर जगह जाके ऐड करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास अली भी आ गया और उसकी डिटेल आ गई है। ठीक है, हम वहाँ से ऐड करते जा रहे हैं और यहाँ पर आके हमें वो डाटा मिलता जा रहा है। अगर हम इसको इस तरह कर लें कि जब ये सबमिट पे क्लिक हो हम इसको करते हैं फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने फॉर्म पे क्लिक किया तो फ़ौरन से हमें कहाँ पे ले आया, नेविगेट। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ नेविगेट। जैसे यूज़ डिस्पैच है ना, इसको एक वेरिएबल में कॉल करवा लेना यूज़ नेविगेट को। जब आपका फॉर्म सबमिट होने लगे, सारा काम करने के बाद सबसे लास्ट पे आपने क्या करवा देना उसे, नेविगेट, और उसके अंदर आपने उसे बता देना है उसको किस पेज पे यानी किस पाथ के ऊपर नेविगेट करवाना है। अब जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, आपने फॉर्म फिल करने के बाद जब सबमिट पे क्लिक करना है तो वो आपको फ़ौरन से इधर ले जाएगा। समझ आ गई बात की, किस किस को समझ आई है, सबको आ गई है। अब आप लोग नेक्स्ट क्या करोगे भला, अब आप लोगों ने नेक्स्ट ज़्यादा नहीं करना, आप लोगों ने ये करना है कि ये जो एक्शंस बने हुए हैं ना, इनमें दो एक्शंस हैं, बात सुन लें। इसमें एक है एडिट और एक है डिलीट। आपने इनको अब एडिट और डिलीट करना है। एडिट वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिलीट वाला करना है। एरे अपडेट हो जाएगी, एरे का ऑब्जेक्ट अपडेट। ज़ाहिर सी बात है, आपने उस एरे में से वो ऑब्जेक्ट निकालना है। डिलीट पे क्लिक हो, जिस पे क्लिक हुआ है ये वाली आइटम जो है वो आपने एरे में से डिलीट करवा देनी है। तो आपकी जब एरे में से रिकॉर्ड निकल जाएगा तो यहाँ पर प्रिंट भी नहीं होगा। तो ये काम करना है आप, सही है। एडिट वाला फिर मैं खुद करवा दूँगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा उससे। डिलीट वाले पे कुछ भी नहीं है। इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो, यहाँ से आपके पास एक इसका जो रोल नंबर है ना उसकी बेस पे डिलीट करवा लो, क्योंकि रोल नंबर सबका डिफरेंट होता है। आपने जो भी एंटर करना है डाटा, वो रोल नंबर जो है उसको आपने 1 2 3 4 के साथ करना है। आपने ये रिकॉर्ड खुद ऐड करने हैं। अब इसका रोल नंबर होगा 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, यानी जो होगा उसको इस तरह आपने ऐड करवाते जाना है। उसके बाद आपने जब डिलीट करना है ना, तो आपने रोल नंबर की बेस पे डिलीट करवाना है, या फिर आईडी ऐड कर लें इसमें कोई यूनिक आईडी, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट बने उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी बन जाए। ठीक है ना, तो आपके पास वो भी एज आ आईडी को यहाँ पे प्रिंट करवा देना अपने नाम से पहले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही कैसे होगी आईडी का कोई आइडिया देगा कैसे आईडी ऐड करवाएंगे। मैं उसे भेज रहा हूँ ये वाला डाटा। फॉर्म के अंदर आने के बाद
मैं उसे ये वाला डाटा भेज रहा हूँ जब वो सबमिट कर रहा है यूज़र डाटा। तो इस यूज़र डाटा में मेरे पास ये वाला डाटा पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इसमें एक आईडी भी भेजूँ। तो कैसे भेजूँगा? हर दफ़ा जब भी आपने नया यूज़र ऐड करना है ना, तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ एक यूनिक आईडी भी भेजो। लेकिन वो आईडी आप फॉर्म के अंदर शो नहीं करवाओगे। यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करवाओगे ना, यहाँ पे फील्ड यही रहेंगी। अब आपने उसको ये नहीं बताना कि आईडी भी एंटर करो। जब आप वो सबमिट पे क्लिक करो तो आईडी आपने खुद जनरेट करवानी है। यानी अगर वो पहला रिकॉर्ड है तो उसकी आईडी होनी चाहिए 1, अगर वो दूसरा रिकॉर्ड है तो उसकी आईडी होनी चाहिए 2। तो जब वो डिलीट करवाना है तो वो आईडी की बेस पे, यानी यूनिक चीज़ होती है जिसकी वजह से हम डिलीट करवा पाते हैं। वो आईडी जनरेट करने के लिए यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। बजाय ये यूज़र डाटा कंप्लीट सेंड करने के, आप यहाँ पर आके एक नया ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू डाटा इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट्स। इसमें आपने भेजना है नेम, ईमेल, एज, रोल नंबर और एड्रेस। यही चीज़ें हैं ना। और इसमें आप सबसे ऊपर भेज दो आईडी 1। सही है। जहाँ पे आपने यूज़र डाटा भेजा है ना, अब आप यहाँ पे क्या भेजो? न्यू डाटा। ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगी? आईडी अटैच हो गई। लेकिन जब आप रिकॉर्ड एंटर कर रहे होगे, तो जब आप ये सेंड करोगे तो आपको हर दफ़ा आईडी जो है वो 1 ही जाएगी। ऐसे ही है ना। अब आपने इसका हल निकालना है कि जब भी आप क्लिक करो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाए। क्या हल हो सकता है इसका? किसका इंक्रीमेंट? इसका हल ये है, आपने यहाँ पे यूज़ सिलेक्टर लगा के, जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है, ये जो यूज़ सिलेक्टर मैंने लगाया है ना, इस डाटा पे मुझे क्या मिलता है भला? इस ये वाला काम क्या हो रहा है? स्टोर से डाटा ले रहे हैं ना। डाटा लिया स्टोर से, यूज़र में से क्या मिला मुझे इस डाटा में? वो डाटा जो इनिशियल स्टेट में पड़ा हुआ है। इनिशियल स्टेट में भी क्या पड़ा हुआ है? एक एरे पड़ी है ना। तो इस डाटा के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक एरे। आपने यही वाला कोड कॉपी करके उधर ले जाना है फॉर्म वाले पेज के अंदर। ये जो डाटा है ये याद रखना है आपने, ये क्या है? एरे। एरे की लेंथ फाइंड हो सकती है ना? हो सकती है ना एरे की लेंथ फाइंड। जब आपको ये डाटा वहाँ पे मिलेगा ना, तो आपने फॉर्म के अंदर आके नीचे इस आईडी को यहाँ पे आपने बता देना है डाटा डॉट लेंथ +1। ठीक है। एरे की जो लेंथ पड़ी होगी, जब भी आप आईडी जनरेट करवाएंगे तो सबसे पहले जब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो डाटा की जो एरे है उसकी लेंथ क्या होगी? 0। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ये डाटा आप यूज सेक्टर से उठा लोगे। डाटा डॉट लेंथ क्या होगा? 0। और 0 में जब 1 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो आईडी में क्या आ जाएगा? 1। अब आईडी क्या जाएगी? 1। अब जब दूसरा यूज़र जब आप दूसरी दफ़ा जब सबमिट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे डाटा डॉट लेंथ क्या हो जाएगी? 1। और 1 के अंदर प्लस होगा 1 तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये हर दफ़ा 1 2 3 4 यूनिक आईडी जाएगी। ये आईडी आपने जनरेट करवा के फिर आपने इसकी बेस पे डिलीट करवाना है। समझ आ गई बात की? ये मंडे वाले दिन मैंने चेक करना है आपका। तो